नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। संसद से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विजय चौक से लाइव। और बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की मुहिम को लगा है बड़ा झटका। जिस तरीके से एनसीपी सुप्रीमो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने साफ कर दिया है कि जेपीसी की दरअसल अडानी मामले को लेकर कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अडानी अंबानी को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भी सवाल साधा और ये कहा कि अगर निष्पक्ष जांच की ही बात है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो तो रही है, बेवजह इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की गई है। अब देखिए, ये जो बयान है ये एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर निशाना साध रहे हैं। आपको याद होगा जो उन्होंने ट्वीट किया था, आपको याद होगा ट्वीट जो उन्होंने किया है, हालिया ट्वीट, उसमें भी उन्होंने यही सवाल पूछा है कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ का बेनामी पैसा किसका है। सवाल पूछते हैं इसलिए तो लटकाते हैं। संसद के सामने ये वही संसद है जहां पर आपने देखा इस बार इस सत्र में पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो ठप पड़ गई थी, क्योंकि विपक्ष की यही मांग थी कि जेपीसी जांच होनी चाहिए। अडानी मोदी का क्या रिश्ता है, यह सवाल लगातार कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा था। लेकिन बड़ा चेहरा विपक्ष का एनसीपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। क्या मायने हैं इसके, ये समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। अडानी मुद्दे की जेपीसी जांच पर विपक्षी एकता में दरार। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कहीं से अफाइन करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की जरूरत नहीं। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे। इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है। जेपीसी से निष्पक्ष जांच नहीं होगी। कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कहीं से अफाइन करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। राहुल मांगे जेपीसी तो पवार क्यों बोले जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। अगर जेपीसी जांच निष्पक्ष नहीं तो जेपीसी का क्या मतलब। शरद पवार साहब ने ये कहा है कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन जेपीसी से कोई मतलब साध्य नहीं होगा। जेपीसी का चेयरमैन बीजेपी का होता है। राहुल अडानी पर अड़े तो पवार पीछे क्यों हटे। क्या अडानी को मिल गया शरद पवार का साथ। शरद पवार ने हिंडनबर्ग की साख पर उठाई सवाल। क्या अडानी को टारगेट किया गया। शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है। कांग्रेस से अलग एनसीपी का स्टैंड क्या है संकेत। मोदी विरोधी नहीं एकजुट, विपक्ष में है फूट। 2024 से पहले ही फेल हो जाएगा विपक्षी एकता का खेल।
और आइए आपको दिखाते हैं कि शरद पवार ने आखिर कहा क्या था, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया है, और साथ ही साथ उस पर किरण रिजिजू की क्या प्रतिक्रिया, सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिली है, बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिली है, आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे, और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है। जुडिशरी को थ्रेटन करने का जो सिलसिला है वो अभी सिर्फ नहीं हुआ, इमरजेंसी से पहले भी जब इस देश में इमरजेंसी लागू किया गया था 1975 में, उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जुडिशरी पे हमला किया गया था और बाद में भी किया गया है। अभी और भी ज्यादा कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में है इसलिए जुडिशरी को अटैक कर रहे हैं। हम लोग तो संविधान मानने वाले लोग हैं और संविधान का धज्जियां उड़ाएंगे तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। इस मुद्दे को लेकर लगातार विपक्षी एकता का दम भर रही थी, और ऐसे वक्त पर अगर एनसीपी अध्यक्ष ये कहते हैं कि अडानी को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, उसी तरीके से टारगेट किया गया है। जब हमारे जमाने पर जब हमको सत्ता पक्ष को टारगेट करना होता था तो हम टाटा बिरला का नाम लेते थे और उसी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करते थे। ठीक उसी तरीके से अब अडानी और अंबानी का नाम लिया जा रहा है, चाहे बिजली का क्षेत्र हो या देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान है अडानी का। ऐसे में उसे टारगेट करना ठीक नहीं है और उसी के नाम पर संसद की कार्रवाई को ठप करना कतई ठीक नहीं है, ये कहा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि फजीहत मानी जा रही है ये कांग्रेस की, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है आपको दिखाते हैं। तो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। आपको याद होगा कि जब भी कोल स्कैम हुआ था, ऐसा जब आरोप हुआ था, तब भी कोर्ट की कमेटी बिठाई गई थी। तब भी अपोजिशन के कहने के आधार पर उस समय भी जेपीसी की गई थी। तो पवार साहब का व्यक्तिगत वो मत हो सकता है, लेकिन मोदी जी अदानी के मैटर में क्यों डर रहे हैं, ये सवाल अब देश की जनता पूछ रही है। अब जब देश की जनता जब पूछ रही है और अदानी के विषय में बात भी करने को वो तैयार नहीं है। झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या खुद ही ऐसी बात कह करके झूठ फैला करके उसी की चर्चा फैलाते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, पता नहीं किसने बोला और उसी का प्रचार कर रहे हैं। तो स्वयं झूठ को गढ़ लेते हैं और उसी को प्रचार करते हैं। ऐसा कभी नहीं रहा है, बल्कि इनके राज्य में हो सकता है, दूसरे राज्यों में या दूसरा कोई दल इतना नहीं कर सकता। भेदभाव यही लोग करते हैं। और आपको बता दें पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ने के लिए शिवसेना से राजपुंज हमारे साथ है, महेश चौहान एनसीपी नेता हमारे साथ है, और साथ ही बीजेपी से हमारे साथ सतीश लखेरा जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी महेश चौहान जी का। महेश जी, हमने देखा किस तरीके से एकाएक सियासत में कह सकते हैं कि भूचाल ला दिया है शरद पवार ने, लेकिन सियासत में टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण होता है। इंतजार किया संसद के सत्र के खत्म होने का, और खत्म होने के बाद सीधा टारगेट करते हुए ये कहा कि इस मुद्दे पर तो कम से कम संसद को ठप नहीं होना चाहिए था, और अपना स्टैंड क्लियर कर दिया शरद पवार ने। कोई खास वजह? नहीं, देखिए अभी बात यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया। वो रिपोर्ट में उन्होंने ऐसे एक्यूजेशंस अदानी ग्रुप पर किए जिसकी वजह से न कि सिर्फ अदानी ग्रुप को लॉस हुआ, लेकिन स्टॉक प्राइसेस नीचे आ गए, जनता की पैसा डूबने की आशंका पैदा हुई। हमारे कंट्री की इकोनॉमी तक इसका असर होगा, इधर तक बात आकर पहुंची। तो ऐसी बात जिसकी वजह से एक कंट्री की, जो मतलब अदानी रिसर्च हमारे कंट्री के लिए बाहर की है, जिनकी क्रेडिबिलिटी हमें पता नहीं है, जिनका बैकग्राउंड हमें पता नहीं है, इनके एक रिपोर्ट से अगर हमारे देश में इतना बड़ा हंगामा
हो सकता है तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा और वो रीजन फाइंड आउट करने के लिए जांच होनी चाहिए। ये बात संसद में चल रही थी। अभी संसद में कोई जेपीसी की मांग कर रहा था, कोई सुप्रीम कोर्ट की पैनल की प्रोब की मांग कर रहा था। इसमें अगर 18-19 पार्टियां ये मांग करती है कि जेपीसी होनी चाहिए, तो उसके पीछे रीजन था कि जो है उसकी जांच और उसकी सच्चाई लोगों के सामने आए, और इसके लिए पार्लियामेंट में मांग की जा रही थी कि जेपीसी का गठन हो। लेकिन उस शरद पवार साहब ने आज जो कहा उसमें सिर्फ इतना है कि जेपीसी अगर गठित होती है तो उसमें रूलिंग पार्टी है जो कि बीजेपी, उनकी सदस्य संख्या ज्यादा होने के कारण जेपीसी में भी अगर 21 की सदस्य संख्या होगी तो उसमें से लगभग 15 बीजेपी के होंगे और बाकी के 5-6 विपक्ष के होंगे। अभी 18-19 पार्टियां जेपीसी की मांग कर रही है, उसमें अगर 5-6 लोगों को ही अगर प्रतिनिधित्व मिलता है तो बहुत सारे विपक्षों को उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। और इसमें क्या होगा, कंप्लेन या एक्यूजेशंस किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ है। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। अगर बीजेपी का अध्यक्ष वो कमेटी का होगा और बीजेपी की मेजोरिटी वो कमेटी में होगी तो वो सच्चाई लोगों के सामने रख सकेंगे कि नहीं रख सकेंगे, इसके बारे में आशंका निर्माण होती है। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी ऑलरेडी गठित की है और वो राजी, लेकिन कितने आसानी से आपने पूरे मसले को देखे, कितने आसानी से तर्क के साथ आपने समझा दिया, जो बात अब पूरी देश को भी समझ में आ गई होगी। और मैं मानती हूं क्योंकि ये वही शरद पवार है। 3 साल पहले जब सोनिया गांधी नहीं चाह रही थी कि उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई जाए और उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया जाए, तो उन्होंने ही उनको समझाया था और उसके बाद वो चीज हो गई जो वो चाहते थे, जैसा चाहते थे। अगर वो समझाते तो क्या कांग्रेस समझ नहीं पाती? और कम से कम, क्योंकि हम लोग संसद के बाहर है, कम से कम अब हम देखते हैं कि इस बार कामकाज हो रहा है सत्र के दौरान, आपको लगता है उन्होंने पहले समझाया भी होगा विपक्ष को, जिस तरीके से आपने अब कैमरे के सामने समझाया और शरद पवार ने भी इंटरव्यू के दौरान समझाया? देखिए, हमारी मीटिंग्स होती रहती है और यहाँ मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। संसद चलाना, सत्र चलाना, सदन चलाना, ये जवाबदारी सिर्फ विपक्ष की नहीं है, वो सरकार की भी है। इतनी बड़ी घटना जो घटी है उसमें जांच करो, इस पर चर्चा हो, ये विपक्ष की मांग थी। अगर सरकार ने वो मांग मानी होती तो संसद चलता, सदन चलता, लेकिन सदन में सरकार चर्चा करने को भी तैयार नहीं थी और जेपीसी का गठन करने को भी तैयार नहीं थी। तो जितनी ये हम मानते हैं कि सदन चलना, बहुत बड़ी बात आपने कही है। बीजेपी नेता सतीश लखेरा जी हमारे साथ मौजूद है। सतीश जी, इसी बात का जिक्र तो शरद पवार ने इंटरव्यू के दौरान भी किया। उन्होंने कहा स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है कि बातचीत का रास्ता खुला हो और सदन में चर्चा हो। अगर संसद में चर्चा की मांग की गई थी, देखिए ये भी यही कह रहे हैं कि अगर उसे मान लिया गया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। जितनी आसानी से इन्होंने आंकड़ों की बाजीगरी के दौरान समझा दिया कि सत्ता पक्ष की तरफ से 21 होंगे, दूसरी तरफ से 15 होंगे, जेपीसी की जांच पर फिर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? क्यों ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया जाए? चर्चा के दौरान भी यही बात सामने आती। कविता जी, शरद पवार जी देश के बड़े नेता हैं, बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, देश के अनेक पदों पर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनका बयान जो आया है वो बयान उनका अनुभव के आधार पे है, क्योंकि वो जेपीसी के खुद कोका कोला का एक कार्यक्रम था, एक जांच थी, उसमें वो खुद चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने अपना अनुभव बताया है और उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे अभी एनसीपी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि कितने सरकार के रहेंगे, कितने विपक्ष के रहेंगे, उसकी क्या रिपोर्ट होगी, और जब रिपोर्ट आ जाएगी तो निंदा करने वाले फिर बताएंगे सरकार का बहुमत था। जब इस देश में वैक्सीन पे भी सवाल उठाए जा सकते हैं, इस मुद्दे पे भी उठाए जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और बहुत सारे काबिल लोगों की कमेटी और टाइम बाउंड कमेटी बनी हुई है। इस बात को लेकर के दिक्कत कुछ लोगों को हो सकती है, मगर वाकई स्थिति को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि हिंडनबर्ग जैसी कंपनी जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, जिसका इतिहास काला है, उस कंपनी के नैरेटिव को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, जबकि पार्लियामेंट में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम थे जिस पे चर्चा हो सकती थी। इसलिए ये कांग्रेस के ही लोगों को दिक्कत की बात हो सकती है जो आज दिन भर बयान आ रहे हैं। जी, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, बयान भी सामने आ रहे हैं और जल्दी से रुक करते हैं। शिवसेना नेता राजपुंज भी हमारे साथ मौजूद है। राजी, इन सब के बीच अब आपका स्टैंड क्या है? चलिए आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अहम बात यहाँ पर कही गई है, अहम बात कही गई है। महेश चौहान जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। महेश जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जिस बात का जिक्र किया सतीश जी ने? नहीं, देखिए वही चर्चा होनी चाहिए थी सदन में, वो चर्चा नहीं हुई, ये दुख की बात है। लेकिन दोनों तरफ से संवाद होना चाहिए, सरकार और विपक्ष में संवाद होना चाहिए।
चर्चा होनी चाहिए। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से आकर कमेटी का गठन किया है, उनका इन्वेस्टिगेशन चालू है। आज या कल में ही सेबी के चीफ ने उनको ब्रीफ भी किया है। तो ये उनको एक टाइम पीरियड, एक टाइम फ्रेम भी दिया गया है। तो ये टाइम फ्रेम में जांच होगी और सच्चाई है वो जो लोगों के सामने आएगी। और शरद पवार साहब ने ये भी कहा था कि जैसे अभी एक बात का जिक्र किया गया कि जरूरत से ज्यादा इस बात को महत्व दिया गया, तो सही है कि महत्व तो देना चाहिए था, लेकिन बाकी भी जो इश्यूज है जो अभी लोगों के सामने है, जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की समस्या है, उनको भी एड्रेस करना चाहिए था। उसके लिए अगर समय मिलता तो लोगों की मुसीबतें हल होती और उससे लोगों को राहत मिलती। लेकिन ये न होते हुए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन जेपीसी की डिमांड के बारे में लोगों के वेस्ट गए, तो वो बहुत दुख की बात है। कि हो सकता है आपके लिए वो मुद्दा ना हो। देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आपके लिए वो मुद्दा ना हो, लेकिन 19 पार्टियां एक साथ इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही हैं और ये पूछ रही हैं कि अडानी और मोदी के बीच में क्या संबंध है। जेपीसी की मांग को लेकर इसी जगह आपको बता दें, विजय चौक पर मार्च तक निकाला गया था। तमाम पार्टियां एक साथ सामने आई थी और अगर आपको याद होगा, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी भी तय करके ईडी दफ्तर तक ये लोग पहुंचे थे और वहां पर भी संज्ञान सौंपा गया था कि इस मामले की आपको जांच करनी चाहिए। हालांकि एनसीपी उसका हिस्सा नहीं बनी थी, ममता बनर्जी ने भी किनारा कर लिया था। लेकिन आपको लगता है आने वाले वक्त में ये मुद्दा बड़ा हो सकता है और इस पर आपका स्टैंड इस वक्त क्लियर करना सवालों के घेरे में आ सकता है? कविता जी, आपकी बात सही है। आपने अभी जो कहा, जेपीसी की मांग सदन जब भी चालू था तभी हो रही थी, अभी सदन खत्म हो गया है। सदन में अगर पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में मांग करेंगे तो वो मांग पूरी करनी या नहीं करनी वो पूरी सरकार के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि सरकार के पास मेजोरिटी है। अभी सदन खत्म होने के बाद ये जो मुद्दा है, अभी देखिए ये जो मुद्दा है वो है हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से जो एक्यूजेशंस अदानी ग्रुप पर लगे हुए उसके बारे में। अभी दो चीजें, एक इसकी जांच होनी चाहिए, वो जांच जेपीसी से होनी चाहिए कि ये जांच सुप्रीम कोर्ट की पैनल के थ्रू होनी चाहिए। ये दो मुद्दे हैं। अभी सदन खत्म हो गया, अभी जेपीसी तो फॉर्म नहीं की सरकार ने, तो अभी एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता है सुप्रीम कोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी हम राह देखें। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि अगर कांग्रेस को और विपक्ष को ये लग सकता है महाविकास आघाड़ी की माध्यम से या यूपीए के माध्यम से ये सब इकट्ठे है, विपक्ष इकट्ठे है, जैसे कि आपने कहा 18 से 19 पार्टियां इस पर पीछे लगे हुए कि इसकी कुछ जांच हो और इसमें से सच्चाई लोगों के सामने आए। अगर अभी ये 18-19 पार्टियां जो विपक्ष की है उनके सामने एक सवाल, अभी एक मार्ग है जो वो ये है कि अभी लोगों के सामने जाए, सड़क पर उतरे और लोगों के सामने जाए, क्योंकि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। अभी उसके साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन तो चलती रहेगी। जैसे कि मैंने कहा, जेपीसी में शरद पवार साहब ने ये पॉइंट आउट किया था कि अगर जेपीसी गठित होती तो उसमें से 21 की सदस्य संख्या होती, तो उसमें से लगभग 15 सदस्य बीजेपी के होते और सिर्फ 5 या 6 विपक्ष के होते। अभी आप देखिए, एक बाजू में 18-19 पार्टियां हैं और सदस्य संख्या सिर्फ मिलती कमेटी में 5 या 6, वो भी जिनको मिलती जो विपक्ष में जिनके नंबर ज्यादा है उनको मिलते, वो 3 या 4 पार्टियों को मिलते, बाकी पार्टियों को तो कुछ मिलता नहीं जेपीसी में, तो उनका उसमें प्रतिनिधित्व करने की उनको मौका नहीं मिलता। तो इसके लिए ये बेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट, अपनी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, अपनी जो न्याय व्यवस्था है, उन पर हमारा भी, सब पॉलिटिशियंस का भी और जनता का भी विश्वास है। उनके थ्रू जो सच्चाई सामने आएगी, उनके थ्रू जो फैक्ट्स रखे जाएंगे वो लोग मानेंगे। बिल्कुल सतीश जी, आपको लग रहा है ये जो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का जो स्टैंड है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए राहत की बात हो जाती, क्योंकि ऐसे वक्त पर उन्होंने दिल खोलकर अपनी राय रखी है। 6 दशकों का उनका राजनीति में अनुभव है। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसका आधार है और वो आंकड़ों के लिहाज से भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेपीसी की जांच की मांग करना और उस मांग पर अमल करने के बाद भी नतीजा क्या आएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के पहले की निगरानी में जो जांच हो रही है, पहले उसका क्या असर होगा, इस पर भी तो आप ध्यान दीजिए। कविता जी, शरद पवार साहब यूपीए के एक मजबूत हिस्से हैं। वे सरकार के सामने जो विपक्ष है उसका एक बहुत मजबूत चेहरा है, मगर उनका भी अनुभव किसी विषय पर अगर वो राय दे रहे हैं तो देश को उनकी राय समझनी चाहिए। ऐसा करके वो भारतीय जनता पार्टी के लिए या सरकार के लिए के पक्ष में नहीं बोल रही है। उनका अपना एक पूरा माहौल को देखकर, जो उनका अनुभव है, जो उन्होंने सदन की स्थिति है। कविता जी, आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है।
पार्टी ने कहा कि हाउस में राहुल गांधी जी ने जो विपक्ष में उन्होंने देश के खिलाफ बोला उसमें माफी मांगे। ये भारतीय जनता पार्टी का लगातार स्टैंड था, मगर उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। लगातार कितना उसको लेकर एक नैरेटिव सेट किया गया, जबकि उनके साथ कोई भी विपक्ष के अनेक दल, जैसे भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दल उनके साथ दिखाई दिए, आज भी जो गठबंधन बन रहा है वो भी अलग अलग किस्म का दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से जैसे टीएमसी भी जेपीसी के पक्ष में नहीं थी, तो इसलिए अनेक तरीके से कांग्रेस की जिद के पीछे जब बहुत सारे उनके साथ के लोग पूरे सत्र को बर्बाद होते हुए देखा, तो हो सकता है इस आधार पे भी उनकी एक राय आई हो कि एक महत्वपूर्ण सत्र था, देश के बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हो सकती थी, मगर माफी नहीं मांगूंगा के मुद्दे पर लगातार इस मुद्दे को किया गया। दूसरा, राहुल गांधी जी को कोर्ट सतीश जी, क्या आप वाकई में मानते हैं कि ये सहयोग है? क्योंकि इससे पहले सतीश जी, इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी जिस तरीके से आक्रामक हो गई थी आम आदमी पार्टी, उस वक्त भी बहुत अहम बात कही थी अजीत पवार ने। उन्होंने कहा था कि किसी की डिग्री देखकर नहीं जनता घर से निकलती है वोट करने के लिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट मिल रहा है तो उनके काम के आधार पर मिल रहा है। पहले अजीत पवार की तरफ से हमने देखा किस तरीके से मोदी जी के पक्ष में ये बात कही गई, और अब शरद पवार खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं आपको नई सहयोगी मिल रहे हैं? नहीं, अजीत पवार जी ने आज भी ईवीएम को लेकर दिया है कि ईवीएम को अनावश्यक निशाने बनाने के बजाय धरातल पे काम करने की उन्होंने बात की है। मगर चलिए, ये तो आप इस पे राजनीतिक तरीके से सोच सकती हैं कि आपको राहत मिल रही है। गुलाम नबी आजाद साहब तो भाजपा से नहीं है, कांग्रेस से अलग होके गए हैं। उनके जो दिन रात बयान आ रहे हैं, जो आज उन्होंने कहा है कि अगर मैं बता दूं राहुल गांधी ने क्यों पद छोड़ा तो आग लग जाएगी। कई लोग कई तरीके से जब कांग्रेस के बारे में बताते हैं या कांग्रेस के नैरेटिव के बारे में बताते हैं, कांग्रेस की जिद के बारे में बताते हैं, या उस जिद के कारण देश का जो नुकसान होता है अपना राय रखते हैं, तो उसको लेकर भी उन्हीं के साथी लोगों के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं। मुझे लगता है कि पवार साहब का जो मौके को देखते हुए, समय को देखते हुए बयान आया है, उसी रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल, जो बयान आया है उसे उसी रूप में लेना चाहिए। लेकिन महेश जी, इससे महाराष्ट्र की सियासत तो कम से कम गर्मा गई है। कहीं जवाब तो नहीं दे, ऐसा तो नहीं कि कई पार्टी के भीतर भी शरद पवार ने जिस तरीके से स्टैंड लिया उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी पहली बात में आपने जिक्र किया था अभी अजीत पवार जी के बयान का, तो मैं उस पर भी कुछ बोलना चाहूंगा कविता जी। अजीत पवार जी ने बोला था, अजीत पवार जी ने बोला था कि नरेंद्र मोदी जी अपने काम के आधार पर चुनकर आए, जनता ने उनको डिग्री देकर उनको वोट्स नहीं दिए हैं। तो उन्होंने, जनता ने या किसी ने भी नरेंद्र मोदी जी को उनके काम के बारे में सवाल पूछने चाहिए कि उन्होंने क्या काम किए हैं, उन्होंने महंगाई दूर करने के लिए क्या काम किया है, उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या काम किया है, उन्होंने किसानों की समस्याएं सॉल्व करने के लिए क्या काम किया है। ये सवाल पूछने चाहिए। ये रुख था अजीत पवार जी का जब भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। अभी दूसरी बात, ये जो फिर से चलकर ये शरद पवार साहब के स्टेटमेंट की तरफ हम लोग आ रहे हैं, तो उसमें मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष की एक मजबूती से एकजुट है, विपक्ष एक साथ है। अगर जो लोकतंत्र का आज हाल है उसको सुधारने के लिए विपक्ष एकजुट है, साथ में रहेंगे। और इसके पहले शरद पवार साहब ने आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी कहा था कि खड़गे साहब, कांग्रेस के जो खड़गे हैं, उनके घर पे एक 8-10 दिन पहले मीटिंग हुई थी और उसमें सभी बातों पर चर्चा हुई थी। विपक्ष एक साथ आकर कौन सी डायरेक्शन में जाए, क्या दिशा हो, इस पर उनकी बातें हुई है, उनकी डिस्कशंस हो रही है और इसके आगे भी होती रहेंगी। विपक्ष मजबूती से एक साथ रहेगा इलेक्शन चुनाव के लिए भी और लोकतंत्र को बचाने के लिए। क्या ये मानूं कि बार-बार सेल्फ गोल क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से हो रहा है, इसलिए आप लोगों को समझाना पड़ रहा है, चाहे वीर सावरकर का मुद्दा हो, जेपीसी का मुद्दा हो। आज भी देखिए वो अडानी के मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ का पैसा, इतना पैसा कहां से आया है, किसका पैसा है, सवाल वो पूछ रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है जैसे मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल के राजनीतिक करियर को चमकाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जेपीसी को मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन ये मुद्दा चुनाव में ठहरने वाला नहीं है। आपको लगता है 2024 का ये मुद्दा बन सकता है? नहीं, देखिए, वो तो जनता के सामने कांग्रेस या विपक्ष ये मुद्दे को कैसे लेके जाती है उस पर ये निर्भर होगा। लेकिन अभी शरद पवार साहब ने जो किया, ये मुद्दा बाजू में रखने की बात नहीं की है। उन्होंने सिर्फ जेपीसी होनी चाहिए या जेपीसी को एक विकल्प होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के माध्यम से, तो उन्होंने विकल्प के बारे में बात की है। जो मुद्दा है वो है। उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि यह मुद्दा लेना ही नहीं चाहिए था और इस पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इसको जरूरत से ज्यादा महत्व दिया है। अडानी को टारगेट किया गया है। उन्होंने कहा हिंडनबर्ग को आपको समझना होगा
कि जानबूझ के बाहर से बाहरी संस्थाओं ने टारगेट किया गया है? कि आपने पूरी बात सुनी थी, इसी बात का जिक्र हो रहा था। खैर वक्त की कमी है, जल्दी से सतीश जी से भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सतीश जी, आपके लिए हमेशा यही चीज बीजेपी की तरफ से लगातार यही कहा जाता है था और अभी भी कहा जा रहा है कि राहुल की यही जो छवि होती है सेल्फ गोल वाली, ये बीजेपी को सूट करती है। अगर विपक्ष में यही चेहरा रहा और इसी तरह की बातें रही, यही नैरेटिव रहा, तो आपके लिए रास्ता आसान हो सकता है। देखिए कविता जी, हमारे लिए रास्ता आसान होगा हमारे कामों से। जनता के लिए हमने जो संकल्प लिया है, पिछले लोकसभा चुनाव में जो हमने जनता के सामने संकल्प पत्र दिया था, उसमें हम कितने काम कर रहे हैं, कितने हम जमीन पे चीज़ों को उतार पाए हैं और हमारा माइंडसेट क्या है। ये जो मोदी सरकार है प्रामाणिक सरकार है और देश अपने अगल बगल एक बदलता हुआ भारत देख रहा है, वो विदेशों की छवि हो, आंतरिक विषय हो और छोटे छोटे विषयों पर हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर है। बाकी लगातार यही कहा जाता है कि बिखरा हुआ विपक्ष मोदी जी की असली ताकत बन सकता है। देखिए अभी हमने देखा किस तरीके से टीएमसी हो या फिर एनसीपी हो, कम से कम जेपीसी को लेकर इनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ये फिलहाल कांग्रेस के साथ खड़ी होती नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इसी मुद्दे पर लगातार फोकस कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो कहीं ऐसा ना हो एक एक कर सभी साथी छिटकने लगे। इससे पहले हमने देखा था, चाहे विदेश में जाकर बयान को लेकर, वीर सावरकर को लेकर, अडानी को लेकर तमाम ऐसी बातें रही है जिसके लिए ये कहा गया है कि राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर दिया है। अब देखना यह होगा कि जब शरद पवार का यह बयान आया है उसके बाद क्या पार्टी के भीतर मंथन होगा, एक बार फिर से विपक्ष एकजुट होने के लिए एक नए मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा या फिर यही मुद्दा अगले साल भी इसी तरीके से तूल पकड़ता नजर आएगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।